नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो फरवरी माह में आपका एग्जाम 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आज हम देखेंगे सबसे पहले उसका मॉडल पेपर और उसके बाद उसकी मैराथन क्लास, जिसमें हम सारी चीज़ें आपके जो कोर्स में है उसको कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में यानी मैराथन क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों को हम एक रिवाइज के तौर पर सारी चीज़ें देख लेंगे, वो आपका काफ़ी होगा। सोशल साइंस और साइंस में क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें करा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मॉडल पेपर से। और मॉडल पेपर को देखने से पहले साइड में आई बटन में आपको मैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है वो 4 सेमेस्टर की दे दूँगा, जहाँ पर और चीज़ें भी आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इंग्लिश का पेपर आपका कल 4 तारीख को 12 बजे से 1 बजे को प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 बहुविकल्पी आते हैं टोटल। सबसे पहला आपका प्रश्न है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। 4 ऑप्शन है, एच.ई. पाल्मर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन या फिर ओ. जेस्पर्सन। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप सभी जानते हैं जो बाइलिंगुअल मेथड है वो किन्होंने दिया था, तो प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन ने दिया था। आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे हर साल एक ना एक पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए बहुविकल्पी में मैंने भी इस प्रश्न को शामिल कर दिया है। दूसरा बहुविकल्पी आपका कि क्लासिकल मेथड इज आल्सो नोन एज बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो जो मेथड होते हैं उनको डिवाइड किस आधार पर किया गया है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो एक आपका ओल्ड या क्लासिकल मेथड के आधार पर किया गया है और दूसरा आपका न्यू मेथड के आधार पर। ये मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था। अभी इस ओल्ड या क्लासिकल मेथड के अंतर्गत भी आपके दो मेथड आते हैं मेन। एक आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक आपका डायरेक्ट मेथड। न्यू मेथड में डॉक्टर वेस्ट मेथड आता है, बाइलिंगुअल मेथड आता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया क्लासिकल मेथड इज आल्सो नोन एज, तो क्लासिकल मेथड को आप क्या कहेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या आप इसे डायरेक्ट मेथड भी जो है वो कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में ट्रांस डायरेक्ट मेथड भी दिया होता तो वो भी आपका सही माना जाता। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। और एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, वो हम अभी जो इसके बाद की चीजें फास्ट रिवीजन करेंगे उसमें भी बता देंगे, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। तीसरा आपका एमसीक्यू है कि डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको जो है वो बताना है। इफ आएगा, वेदर आएगा, अनलेस आएगा या फिर वटेवर आएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताइए कौन सा सही होगा। तो अगर आपने इसका सही अर्थ निकालना है तो बिल्कुल आप सही करेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनलेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पढ़ने में तो लगता है कि हो सकता है यहाँ पर इफ होगा, पर आप अगर यहाँ पर इफ रख के देखेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। इफ मतलब अगर यू वर्क हार्डर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल फेल तो तुम फेल हो जाओगे, ये कहाँ का मतलब हुआ। ये अगर कोई एक बच्चा कठिन परिश्रम कर रहा है तो फेल भला कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए कहा मैंने कि अगर इसका सही अर्थ निकाल लेंगे तो इस टाइप के प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे। अनलेस का मतलब ही होता है आपका कि जब तक, अनलेस का क्या अर्थ होता है आपका, जब तक, यानी कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, तब तक तुम जो है वो फेल होने के संदर्भ में बताया गया है। इसीलिए जब मैंने पढ़ाया था तो हिंदी भी साथ में सारी चीजें बताई थी। चौथा देखते हैं, द वर्ड ग्रामर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रामर वर्ड कहाँ से आया है, बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हमारे लास्ट जो है वो एमसीक्यू की, जो कि आपका है, व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के भी पेपर उठा के, तो यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रोडक्टिव स्किल्स और एक आपकी रिसेप्टिव स्किल्स। तो इसको मैंने ट्रिक से बताया था, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने बताया था जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं उसकी ट्रिक क्या होती है, ये आर से स्टार्ट होता है और चार कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार होती हैं। आर से रिसेप्टिव होता है और आर से आपका रीडिंग होता है।
इससे ये आपको याद रहेगा कि रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स में आता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि इसके अल्टरनेट वाला आपको लेना है, यानी अगल-बगल वाला जो है वो नहीं लेना है। तो लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों किस में आ जाएँगे? ये आपका रिसेप्टिव स्किल्स में आते हैं। एक याद हो गया, बाकी जो 2 बच गए आपके स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों आते हैं प्रोडक्टिव, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन किस में आता है। तो यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल आपको रिसेप्टिव याद रहेगा, तो रिसेप्टिव से आर याद आएगा, आर से आपको अल्टरनेट वाले ध्यान रहेंगे कि अगल-बगल वाला आपको नहीं लेना है। और ये क्रम होता है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो क्रम तो आपको पता ही होगा। तो अगल-बगल वाला आप नहीं लेंगे, किनारे वाले लेंगे, तो उस आधार पर दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। तो MCQ हमारे सारे समाप्त हो गए। बढ़ते हैं हम हमारे जो 6 से 11 तक आपके अति लघु या कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न कि चेंज द, जो सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो सेंटेंस आपका है राम राइट्स अ लेटर। ये आपका प्रश्न सबसे लेटेस्ट में जो पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें जो है वो पूछा भी गया था। तो बात करते हैं इसके किस प्रकार से आपका चेंज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। और साथ ही साथ हैज हैव के साथ साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? राम राइट्स अ लेटर को, राम को तो आप ऐसे रखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। क्यों हैज लगाया? क्योंकि राम जो है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज लग जाएगा। राम हैज, उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटन आएगी। लास्ट में ए लेटर। तो इस प्रकार से आपका जो है वो ये बन जाएगा, राम हैज रिटन अ लेटर। तो ये आपका इस टाइप से एक सेंट हमने प्रश्न कर लिया जिसमें टेंस चेंज करना होता है। देखते हैं हमारा अगला 7वां, जो कि आपका है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सेंटेंस आपका है आई वेंट देयर आई फाउंड द डोर लॉक्ड। तो किस प्रकार से इसका सेंटेंस आपका बनेगा? कॉम्प्लेक्स में आपको बनाना है, तो आपका बनेगा व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड द डोर लॉक्ड। इस प्रकार से आपका बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सारी चीजें हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पर इस बैच के लिए मैंने अभी नहीं पढ़ाया था। इससे पहले जो आपका नवंबर 2020 में पेपर हुआ था, उसके लिए ये सारी चीजें मैंने एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाई थी। अब इंग्लिश की 4th सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो जो है सभी मिल जाएंगे इस टॉपिक से भी संबंधित। तो वहाँ पर आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं अगले की। 8वां आपका है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस। और सेंटेंस आपका है एवरीवन लव्स हिम। आपने देखा, एक हमने एक प्रश्न देखा टेंस से रिलेटेड, एक प्रश्न हम देख रहे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से संबंधित, अब एक हम एक्टिव पासिव। तो मैंने क्या किया है, हर टाइप की चीज एक एक प्रश्न में रखी है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से हमेशा पूरी की 100% मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि आपका अधिक से अधिक लाभ हो, अच्छे से अच्छे आपके नंबर आए। आपका भी दायित्व बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, आप ही के अच्छे नंबर आएंगे, आप ही का रिजल्ट अच्छा बनेगा। देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न, पासिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो इसका आपका क्या बन जाएगा? ही आपका आगे आएगा और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी। यहाँ पर कैसे क्या यूज हो रही है, ये सारे जो रूल रेगुलेशन है एक्टिव पासिव वॉइस जो था उसमें मैंने बताए थे। अब यहाँ पर तो हम फास्ट रिवीजन देख रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर ही आपको बता रहा हूँ। लव्स का लव्ड हो जाएगा, ही इज लव्ड। और बाई जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा एवरीवन। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, ही इज लव्ड बाई एवरीवन। 8 प्रश्न हो गए। देखते हैं हमारा अगला 9वां। नवा प्रश्न आपका है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस आपका है ही वर्क
इन दिस कंपनी सिंस 1985। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि हैज हैव जो है वो लगती है, साथ ही साथ आपका बीन भी लगता है, प्लस बीन भी आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आपका आईएनजी फॉर्म भी लगती है। ये हो गया रूल। तो आपका सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे हैज, क्योंकि जो ही है आपका सिंगुलर है। हैज हैव के साथ साथ बीन भी यूज होता है तो बीन हो जाएगा। फिर वर्क आपका दे रखा है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी तो वर्किंग हो जाएगा। इन आपका आएगा और दिस कंपनी आएगा। और आगे आपका वैसे ही रहेगा सिंस 1985। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। पहला कह रहा है पवन इज ए हैंडसम डैश इंटेलिजेंट, तो और आएगा, एंड आएगा या विद आएगा, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और यहाँ पर तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर लिखा हुआ है, और जब पेपर में आता है तो ये सारी चीजें नहीं दी होती हैं, तो आपको खुद से सोचना होता है कि कौन सा यूज होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पर आपका एंड जो है वो सही होगा, एंड यहाँ पर आएगा। और यही भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया है मैंने, नवंबर 2020 में ये भी आपका प्रश्न आया था। प्रीवियस ईयर में आप देख भी सकते हैं। अगला देखते हैं एक और इसी पर बेस्ड। ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क, विद आएगा, ऑन आएगा या फिर एट आएगा, बताना है आपको। ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, विद आपका सही होगा। यहाँ पर आपका विद माई वर्क जो है वो सही हो जाएगा। दोनों हो गए। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न इस मॉडल पेपर का, 11 नंबर, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लव्स मैनकाइंड, बताना है आपको क्या कहा जाता है। और दूसरा आपका ये है वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच। तो इस प्रकार से दो पूछे गए हैं, दोनों आपको बताने हैं। बात करते हैं चलिए कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो है वो होगा फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिए, PHILANTHROPIST, इसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। अगला वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीच, इसे हम कहते हैं ओरेटर, ORATOR। तो पूरा मॉडल पेपर हमारा समाप्त हुआ। 11 में से कितने आपके सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर हो गया मैराथन। अब मैराथन में हम सबसे पहले देखेंगे यही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये कुछ देखेंगे। अब किस्मत अच्छी रही तो उन्हीं से पूछ लिया जाएगा, नहीं किस्मत अच्छी हुई तो समझ के उसको आप अपने अनुसार लिखिएगा। तो देखते हैं। तो ये जो है आपकी कुछ लिस्ट है जिसको हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से 20 से 25 ही केवल यहाँ पर दे रखे हैं। और इसमें जो भी आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं वही सब दे रखे हैं, इसीलिए मैं इनको भी देख रहा हूँ। कि ए पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स, तो आपका हो जाएगा सेंटनेरियन। अगला है वन हु स्पीक्स लेस, उसे कहते हैं रेटिसेंट। अगला है वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे कहते हैं थीस्ट। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, उसे कहते हैं ओमनिसिएंट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे कहते हैं एक्सटेम्प्योर। ये कॉम्पिटिशन बहुत होते थे जिसमें क्या होता था, एक अचानक से आपको टॉपिक दिया जाता था, उसी पर वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। अगला ए हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, उसे कहते हैं इलिजिबल। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, इसे कहते हैं सिनिक्योर। ए बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, इसे कहते हैं एनोनिमस। वन हु लव्स मैनकाइंड, यही मैंने अभी पूछा था, फिलैंथ्रोपिस्ट इसे कहते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसे स्टोइक कहते हैं।
वन हु ईट्स टू मच उसे ग्लूटन कहते हैं। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड उसे ऑनरेरी कहते हैं। ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर उसे पोस्थुमस कहते हैं। ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज उसे फास्टिडियस कहते हैं। वन हु लुक्स एंड वन हु लुक्स ऑन द ब्रिज साइड ऑफ थिंग्स उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड उसे इनकरेजिबल कहते हैं। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर उसे मैच्योर कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट इसे फैटलिस्ट कहते हैं। यही आपका वो फैटलिस्ट सबसे लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ए लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम उसे कहते हैं कंटेम्पोरेरीज। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हार्ड उसे कहते हैं इनऑडिएबल। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। ये भी एक बार सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन उसे मेडन कहते हैं। तो इतने आपके दे रखे थे जो कि हमने देख लिए। अब आपके आइडियम फ्रेजेस की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, उनको तो हम नहीं देख रहे हैं, उनको आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, पर पेपर में आपके लगातार पूछे जा रहे हैं तो पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अब हम देखेंगे जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसका फास्ट रिवीजन, और लास्ट में एक प्रश्न हम जो है आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हमें आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर जो ग्रामर का हम पोर्शन का फास्ट रिवीजन देखेंगे, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर वहाँ देख चुके हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर नहीं देखी हैं तो आप अवश्य देखिए। अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत है, इसीलिए जो चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको हम दोबारा से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामर पोर्शन, और साथ ही साथ जो मेथड अप्रोचेस वगैरह कोर्स में वो सभी चीजें। स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट अप्रोच और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से। तो आपका दो टाइप से मेन डिवीजन होता है, एक होता है आपका ओल्ड और क्लासिकल मेथड, और एक होता है आपका न्यू मेथड। आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेथड किसमें आते हैं। तो ओल्ड और क्लासिकल मेथड में आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आता है, ये दोनों ध्यान आपको याद रखने हैं। न्यू मेथड में आपके तीन आते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड, और दूसरा आपका बाइलिंगुअल मेथड, और तीसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओल्ड को ही क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल मेथड नहीं है। ऑप्शन में वहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड इस टाइप से दिए होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा किसमें आता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या जिसको हम क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले ये फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। नाम में ही वर्ड है ट्रांसलेशन, यानी कि कोई चीज सिखाई ना जाए आपको, आप ऐसे ट्रांसलेशन बेस्ड जो है चीजों को जब पढ़ें तभी आप इसका यूज करते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज जो है पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर कोई चीज इंग्लिश में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है, तो मेन आपको समझना है। यहाँ पर मैंने इससे पहले भी बताया, चीजों को आप समझ लीजिए और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए चीजों को लिखिए। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें लैटिन और जो ग्रीक भाषा है उसको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जाता है, और छात्र व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, फिर मदर टंग लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके बीच ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। मदर टंग लैंग्वेज आपकी मातृभाषा होती है, टारगेट लैंग्वेज जो आप टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों के बीच ट्रांसलेशन का कार्य जो है वो करते हैं। यूनिट की बात करें तो वर्ड जो है यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है, जब बात होती है ट्रांसलेशन की तो दो टाइप से ट्रांसलेशन हो सकता है, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, एक पूरा सेंटेंस बेस्ड ट्रांसलेशन हो। तो इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। अब जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको क्या पढ़ना है, लैटिन भाषा पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक वर्ड उठाएंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसका अर्थ निकालेंगे, फिर दूसरा वर्ड उठाएंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही तो करेंगे लैटिन भाषा में। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरी डिक्शनरी में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके ही चीजों को पढ़ते हैं। फिर एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि जो ग्रामर है वो आपका डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है। ग्रामर इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें सबसे पहले रूल किसी चीज के बताए जाते हैं और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो दिए जाते हैं।
रूल जैसे मैंने आपको रूल रेगुलेशन बता दिए, फिर उस पर कोई चीज अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो वो उसी से ही रिलेटेड होता है, तो ये आपका इसमें यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या क्लासिकल मेथड। दूसरा आपका होता है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम ओरल या नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीजें डिटेल में बहुत देखनी है तो टॉपिक वाइज वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं केवल और केवल फास्ट रिवीजन के तौर पर चीजें आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में ऑल जो टीचिंग होती है वो टारगेट लैंग्वेज में जो है वो होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको स्थान नहीं दिया जाता है, क्रॉस बना हुआ है। और यूनिट की बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो सेंटेंस जो है वो यूनिट होती है। इससे पहले देखा जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें आपकी वर्ड जो यूनिट थी वो थी। इसमें अगर बात करें मेथड की, तो इसमें ग्रामर जो है वो इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है, जिसे हम आगमन विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उस पर आधारित जो रूल रेगुलेशन है वो बताए जाते हैं। और ये आपकी जो विधि है प्राथमिक स्तर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डिडक्ट इंडक्टिव मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों को आप पहले एग्जांपल बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, जिससे क्या करते हैं बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर लेते हैं, आसपास के चीजों से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप रूल रेगुलेशन पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। फिर आपका है अगला डॉक्टर वेस्ट मेथड। दिया किसने था? तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया था। इसमें जो पूरा जोर दिया गया है वो रीडिंग हैबिट पर दिया गया है। तो रीडिंग हैबिट से संबंधित कोई प्रश्न है, ऑप्शन में आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड हो दिया हो तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। रीडिंग भी दो टाइप की होती है, एक ओरल रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। ओरल मतलब बोल बोल कर आप पढ़ रहे हैं, साइलेंट मतलब मन में पढ़ रहे हैं। इस डॉक्टर वेस्ट मेथड में जो इंग्लिश है उसको पढ़ने के संदर्भ में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई थी, और जो राइटिंग है उसको सेकंड प्रायोरिटी इसमें जो है वो दी गई थी। तो मेन आपका रीडिंग पर ही फोकस किया गया था। और एक चीज आप जानते हैं, जब आप इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करते हैं, लाभ हानि इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो उसमें लिख सकते हैं अलग अलग कि जैसे डॉक्टर वेस्ट मेथड का आपसे लाभ पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार के अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, कि पढ़ना तो आप स्वयं से कर सकते हैं, तो नो टीचर रिक्वायर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यदि आप बात करें इसके दोस्त की, तो आप LSW लिख सकते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। इन्हीं पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, केवल और केवल रीडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो है तो नहीं ऐसा कोई दोस्त, पर आपको बनाकर लिखना होता है कि कुछ तो कमी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो LSRW है, ये 4 स्किल्स होती हैं। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W जो है वो राइटिंग। अगला देखते हैं हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि इन्वेंशन किसने किया था, तो प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया था। अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे, तो कंबाइंड ऑफ टू मेथड का होता है, एक डायरेक्ट और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ये दोनों मेथड का कंबाइंड रूप आप बाइलिंगुअल मेथड में देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि विच मेथड कंबाइंड ऑफ टू मेथड, डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपके ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे, तो बाइलिंगुअल मेथड ध्यान रखिएगा। मदर टंग जो लैंग्वेज है इसमें वो एक्सप्लेनेशन के लिए यूज की जाती है। और बात करें यानी कि यूनिट की, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो सेंटेंस होती है, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है। जब सेंटेंस यूनिट है तो वो जाहिर सी बात है दूसरा। और लास्ट पॉइंट है इसका कि ट्रांसलेशन आर ओनली डन बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रांसलेशन केवल और केवल आपके जो टीचर है उनके द्वारा की जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं की जाती है। लास्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो जो बेस वर्ड है उसको सेंटेंस में इसमें यूज करके करना सिखाया जाता है। बेस वर्ड क्या होता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको टेबल पढ़ाना चाहता हूं कि टेबल क्या होता है, तो मॉडल सेंटेंस उस पर एक बना देंगे आप कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो जब वाक्य में प्रयोग होते हुए आप देखते हैं किसी भी शब्द को, तो क्या होता है, चीजें आपको समझ में आ रही है कि एक्चुअल में उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब ही होता है किसी चीज को स्थानांतरित करना। तो सेंटेंस में आप उसको रख के बता रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है। और इसका अधिकतर यूज कहाँ किया जाता है? अर्ली स्टेज में जो है यूज किया जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज आपको बतानी है, आप पुस्तक बताइए, तो पुस्तक हो सकता है उसने अगर पहले कभी ना सुना हो, तो क्या वो समझ में आएगा? नहीं समझ पाएगा। पर अगर आप ये कहेंगे कि आप जो पढ़ने का कार्य है पुस्तक से कर रहे हैं, तो वो चीजों को रिलेट करेगा, क्योंकि वो उस दैनिक जीवन में चीजों को पढ़ता है, उससे तो समझेगा ये पुस्तक है। तो वही है कि अर्ली स्टेज में ये यूजफुल होती है। तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी आप स्वयं से बनाकर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टेंस की तरफ। दूसरे पेज पे मैं आपको लेकर चलता हूं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है कि सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकें, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है इतनी सारी मेहनत पे। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो आप कहेंगे 12 टेंस आपके होते हैं। और मुख्यतः यदि पूछे जाए, ऐसा ना लिखा हो कि मुख्यतः लिखा हो, मेनली पूछा जाए, तो आपके
तीन ही आप बताएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पर ओवरऑल जब पूछा जाता है सब डिवीजन के साथ तो आपके 12 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसे, सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर भी आप बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसे हम बोलते हैं। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या प्रोग्रेसिव भी आप कॉन्टिन्यूअस को बोल सकते हैं। तो बेसिक प्रेजेंट टेंस में ये चार टेंस आपके होते हैं, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं पास्ट में, तो इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में आपका था वही पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यही चीज आप किसमें अपनाएंगे? फ्यूचर में अपनाएंगे। तो अभी तक 8 हुए, 4 उसमें और होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उसका फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो आपके टोटल 12 टाइप आप देख रहे हैं, इनके सभी के आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि टेंस पर बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। तो मैं केवल हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और केवल मेन चीज बताऊंगा, डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि टेंस पर अलग से लगभग 20 क्लासेस हमारी हुई थी। टेंस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। मैंने क्या कहा था, टेंस को एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पासिव सेंटेंस भी आपका आया, एरर निकालना है तो हर जगह टेंस जरूर काम आता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल नाम बताता हूँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर आप कहेंगे डस या डू जो है वो हो जाएगी, डस या डू। फिर आप बात करेंगे प्रेजेंट के साथ हम इंडेफिनिट चलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। फिर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपकी डिड यूज होती है और साथ ही साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इस चीज का भी ध्यान जो है वो रखिएगा। फिर बात करते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी होती है विल या शैल, इस टाइप से आप लिखेंगे विल या शैल। प्रेजेंट के तीनों हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्प होती है इज, एम, आर और साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहां पर आपका वॉज या वर लगता है और साथ ही साथ आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे आपका प्ले लिखा है तो प्लेइंग हो जाता है, प्ले आपका एक वर्ब है जो एक्शन शो करता है। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जो विल शैल था इसी में बी और लग जाता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका हो जाता है विल बी या शैल बी, इस टाइप से आपका हो जाता है। फिर आप बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव, और इसके साथ आप वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर फ्यूचर परफेक्ट में बात करें तो इसमें आपका लगता है विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाते हैं। फिर बचा क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला। इसकी बात करें तो इसमें आपका सिंस या फॉर जो है, सिंस या फॉर जो है ये यूज होता है। आप देखेंगे समय की बात अधिकतर की जाती है और साथ ही साथ आपका हैज या हैव और साथ में बीन भी लगता है, प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, इस टाइप से। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट टेंस में लगती है। फिर आप बात करेंगे किसकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, तो इसमें भी आपका सिंस फॉर यूज होगा, मैंने ऊपर ही बता दिया था। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यूज होती है हैड बीन। जैसे उसमें हैड थी तो इसमें बीन और लग जाता है, परफेक्ट के साथ जब कॉन्टिन्यूअस लगता है तो बीन और लग जाता है, इतना ध्यान रखिए। और वर्ब की आपकी आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। और लास्ट वाला जो बचा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपका विल तो रहता ही रहता है और साथ ही साथ हैव भी रहता है और साथ ही साथ बीन भी रहता है। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं और साथ में आईएनजी फॉर्म, इस चीज का भी ध्यान दीजिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, और दूसरी चीज क्या याद रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये सारी चीजों को मैं रब कर रहा हूँ,
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं कोई यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको समझने में 2 घंटे लग जाएंगे। मैं केवल रूल रेगुलेशन बता रहा हूँ कि कौन सा किसमें चेंज होता है। सबसे पहले हम बात इन्हीं टेंस में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका टेंस, ये वाला, ये मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो एरो बना के ही मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इस प्रकार से। फिर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जस्ट इसके बाद वाला, वो अगर बात करें किसमें चेंज होता है, तो ये उसके बाद वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इतना आपको समझ में आएगा। फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो, ये इसके जस्ट बाद वाला, तो भी इसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। तो ये तो सिंपल है, जस्ट प्रेजेंट वाला पास्ट में चेंज होता जा रहा है। फिर यहां से आपको याद रखना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा हो, जो आपका सेकंड वाला है पास्ट इंडेफिनिट है, इसका अगर बात करें तो अगर आपका डायरेक्ट में दे रखा हो तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। मैं एरो इस साइड से बना देता हूं इसलिए कि यदि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट वाला, ये दे रखा हो डायरेक्ट में, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इतना आपने समझा। अभी तक हमने चारों देखे थे ना कि प्रेजेंट में है तो किसमें किसमें चेंज होते हैं। अब हम देख रहे हैं जब आपका डायरेक्ट में पास्ट में दे रखा हो। तो पहला हमने देखा जब पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें जो उसके जस्ट नीचे है, वो किस में चेंज होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। मैं इसके सामने लिख भी देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे सब एक ही में मिक्स हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें जो है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस। तो आपका 2 हो गए पास्ट में। एक आपका पास्ट, मैं इसको अपना एरो चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए 2 हो गए हमारा, पास्ट सिंपल हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया जो कि आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब किसका नंबर आएगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा। तो पास्ट परफेक्ट और उसके नीचे वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी में भी चेंज नहीं होते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एरो बना के यहाँ भी लिख देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको इस प्रकार से दोनों एरो बना के, ये चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इतने आपके ओवरऑल रूल होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके भी बता देता हूं कि कैसे आप चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहले से पढ़ चुके होंगे। ऐसे आपको केवल मैं रिवाइज के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी ऐसे अगर आप सोच रहे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि फिर उसके लिए आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। ये पहले की चीजें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज आपको करने के लिए हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको चेंज करना है। क्योंकि चेंज करने के लिए आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज आपकी फास्ट रिवीजन में ही नहीं आ जाती, आपको चीजों की खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक सेंटेंस के तौर पर बता देता हूं। जैसे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल एवरी डे, इस टाइप से आपका सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद है। अब ये आपका सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको टेंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और मैंने क्या आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ही सेड लिखा हुआ है तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में टू नहीं वरना टोल्ड में बदल जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपका लगता है दैट, तो आप यहाँ लिखेंगे दैट। यही सारे रूल है ना, मैंने इसीलिए कहा दैट भी लगता है, रिक्वेस्टेड भी लगता है, वो मैंने डिटेल वाले वीडियो में बताया था। तभी मैंने कहा कि जो चीज आपको आती होंगी पहले से वही आप यहाँ पर समझ पाएगा। तो ही सेड दैट, फिर आई गो टू स्कूल एवरीडे लिखा है तो आपका चेंज होगा, आई का ही में चेंज हो जाएगा और
ही के बाद जो गो है इसकी सेकंड फॉर्म मैंने अभी बताया था इससे पहले जस्ट टेंस में कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ वेंट लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही वेंट, उसके बाद आपका आएगा टू, फिर आपका आएगा स्कूल, फिर आपका आएगा एवरी डे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक मैंने एग्जांपल भी इसीलिए बता दिया, बाकी हर टाइप के मैंने लेट वाले प्रश्न से लेकर के प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने भी टाइप के बन सकते हैं सब टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैंने कराया था। तो इसी प्रकार आप देख लेते हैं जो आपके एक्टिव पासिव वॉइस आते हैं वो आपका पूरा पेपर में ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में छाया रहता है। तो आपको ग्रामर ही पोर्शन की पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप सोचेंगे थ्योरी बेस तो उससे आप नहीं पास होंगे, आपको ग्रामर पोर्शन से ही गुजरना होगा। एक्टिव पासिव में बात करते हैं, यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में दे रखा है, और इसमें आप जानते हैं एक चीज मैंने स्टार्टिंग में टेंस में पहले बताया था, ये अभी नहीं बताया कि एस या ईएस पहचान में लगता है। जैसे कि राइट्स लिखा हुआ है इस टाइप से, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। जब इसको चेंज करेंगे ये एक्टिव से पासिव में तो आप बनाएंगे एम या इज एम आर, स्टार्टिंग से ही चल सकते हैं इज एम आर, और साथ ही थर्ड फॉर्म जैसे राइट्स है तो इसकी थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रिटन लिखेंगे। फिर अगर बात करते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, तो पास्ट सिंपल अगर दे रखा हो तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट आपका रोट होता है, सेकंड फॉर्म होगी, तो ये जब चेंज करेंगे तो इसे हम वॉज वर में चेंज करेंगे, वॉज वर में चेंज करेंगे, और साथ ही साथ थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो आपका ये रहा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें आपकी नॉर्मल फॉर्म लगती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शैल, विल या शैल लगती है, और साथ ही साथ क्या लगेगा, सिंपल राइट ही आपका आएगा क्योंकि वर्ब की कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। और इसको जब आप चेंज करेंगे तो विल बी शैल बी इस टाइप से बनता है आपका, तो आप क्या कहेंगे विल शैल और बी, यानी आएगा विल बी शैल बी इस टाइप से। और साथ में रिटर्न आपका, ये थर्ड फॉर्म हर जगह चलेगी, मैं अच्छा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न आपका हर जगह, यानी कहने का मतलब है थर्ड फॉर्म आपको हर जगह यूज करनी है। सिंपल फ्यूचर हो गया। फिर बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, इज एम आर यूज होती है, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि राइटिंग भी होगा साथ में आपका। जब इस टाइप से सेंटेंस आपका होगा तो ये किस में चेंज होता है, तो ये आपका इज एम आर तो रहता ही रहता है, और साथ ही साथ इसमें बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, और रिटर्न आपका इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ध्यान दीजिए बीइंग पहले बी था, अब बीइंग आ गया। फिर यह क्या आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका वॉज वर होता है हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि राइटिंग होगा, ये किस में चेंज होगा, तो ये आपका वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। जैसे कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस में आपका चेंज होकर बीइंग लग जाता है, साथ में टेंस भी चेंज होता है और साथ में बीइंग लग जाता है। वॉज वर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज वर बीइंग, मतलब टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही रहेगी वॉज वर, और साथ में बीइंग लग जाता है बी ई आई एन जी, और साथ में थर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, रिटर्न ही लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं, एक्टिव पासिव में या इसमें बनता नहीं है, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कुछ याद रखना नहीं है। फिर किस पे आते हैं, प्रेजेंट हो गया कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो परफेक्ट पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म। हैज हैव जब चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, तो साथ में बीन लग जाएगा हैज हैव के साथ, मैं यहाँ पर बीन लिख देता हूँ बाकी आप समझ जाएंगे, हैज हैव बीन आपका आ जाएगा और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फिर वापस लौटते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड होती है, और इसमें भी आपकी रिटर्न थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी बीन आपका लग जाएगा, यानी कि जो हैड है इसके साथ आपका हैड बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड बीन। ये बीन का मतलब केवल अकेले बीन नहीं आएगा, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, ये हैज हैव अलग अलग क्या है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगेगा। तो ये हैड बीन हो गया, और साथ में आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगी रिटर्न करके जो लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, साथ ही साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट भी बनता है,
ये भी ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल, विल या शैल होती है, और साथ ही साथ आपका हैव भी लगता है, विल शैल हैव, और थर्ड फॉर्म लगती है आपकी रिटर्न करके, जिसको जब चेंज करेंगे तो आप विल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, विल या शैल जो भी आएगा उसके साथ साथ आप हैव भी लिखेंगे ही, पर बीन और एक्स्ट्रा आप इसमें जोड़ेंगे, और थर्ड फॉर्म रिटर्न करके जो है वो लगेगी। रिटर्न लगाना नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिटर्न क्या, यहाँ पर कोई भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने रिटर्न तो समझाने के लिए लिख दिया। तो पूरे हमने एक्टिव पासिव के रूल ए से लेकर जेड तक देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पर भी आधारित एक सेंटेंस देख लेते हैं। वैसे लिखने की क्या आवश्यकता, मैं ऐसे आपको बोलकर बता देता हूं। जैसे आपका एक्टिव में दे रखा हो कि गर्ल क्लिक्ड सेल्फी, तो आप जब इसे चेंज करेंगे पासिव में तो क्या चेंज करेंगे, गर्ल क्लिक्ड जो सेल्फी है वो आपका सिंपल पास्ट का टेंस है, तो जब आप चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि ये जो सेंटेंस जब चेंज करेंगे पासिव में तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म आएगी, तो आप चेंज करेंगे सेल्फी वॉज क्लिक्ड बाई गर्ल। तो ऐसे आपके इसमें सेंटेंस जो टेंस है यानी कि जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा वो जो है वो बनते हैं। तो सारी चीजों को रफ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा बेसिक चीजों पर चलते हैं, ग्रामर पोर्शन में काफी देख लिया, अभी कुछ और चीजें देखेंगे। पर बेसिक चीजों में अगर बात करें तो सबसे पहले आप कहेंगे अल्फाबेट के संदर्भ में कि अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं, नॉर्मल चीज है। वर्ड आप जानते क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द की अगर बात की जाए कि लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में आप समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह कोई अर्थ निकलता है तो उस शब्द समूह को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये दो भाग होते हैं। फिर बात करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो प्रकार होते हैं मुख्यतः, यहाँ पर मिक्स सेंटेंस भी एक दे रखा है पर आपके अधिकतर कोर्स में मिक्स्ड नहीं देखने को मिलता है, यही तीन देखने को मिलते हैं। तो ये भी सेंटेंस के प्रकार हैं, ये जो है अंग है, ये जो है वो प्रकार हैं। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसको मैं अपनी उस बुक से दिखाता हूँ, यानी कि जो नोट्स है उसमें से दिखाता हूँ। यहाँ से हम देख लिया था, हमने टेंस तक देखा था, यहाँ से है हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्लॉज कहलाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, एक केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि द चेयर इज रेड, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो यही यहाँ पर भी लिखा है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसी को दूसरे से भाषा में भी आप लिख सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस, तो आप क्या कहेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका अपना एक कंप्लीट थॉट होता है और जो जुड़ी होती है, और नहीं, और एक साथ ही क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो है जुड़ी होती है किससे, कॉमा, सेमीकोलन या कंजंक्शन से। और कंजंक्शन में भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन करने की बात कही गई वो एग्जाम्पल से समझिए कि वह मेरे पास आया और मेरी सहायता की, यानी कि ही केम टू मी एंड हेल्प्ड मी। यहाँ पर भी देखिए कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। मैंने यही आपको बताया कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। वो होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यही सब है, कॉमा, सेमीकोलन कंजंक्शन के अलावा जो कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रही है, जैसे एंड है आपका, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसीलिए दो तरह जगह से आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और साथ ही साथ आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये दोनों आपकी इसमें होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और यहां पर आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज आपको अवश्य देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो तो अभी हमने ऊपर देखी। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती ही है, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। तो एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझिए कि मैं जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, आई न्यू दैट ही वुड नॉट
ही वुड नेवर टेल अ लाई, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल, ये तो ये जो इसमें भाषा लिखी हुई है वो तरीके से मैंने आपको बताया। नॉर्मल कैसे आप समझेंगे, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं उनका अलग अलग अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। जैसे मैं आपका कहूँ वो मेरे पास आया, तो ये कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है कि और के बाद आप बोले तभी ये पूरा हो, ऐसा नहीं है। ये मेरी सहायता की तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब जो ये दो सेंटेंस जो और या इन सबसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े हैं, जो अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। पर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है कि मैं जानता था कि, इस टाइप से आपका आधा सेंटेंस है। अगर आप इतना बोलेंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी वाली बात आती है आपकी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब चेंज करने को भी आते हैं, तो चेंज इसी सब आधार पर आप कर सकते हैं। मैंने रूल सारे आपको बता दिए और चेंज करने के नियम वगैरह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी मिक्स्ड सेंटेंस आपके कोर्स में नहीं, पर एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं वो आपके मिक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कौन सा, जो ऊपर हमने देखा था क्लॉज वाला, वो हम नीचे देख लेते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, इसके टाइप भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्लॉज की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही भाग है या का ही एक भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, और यही आपका क्लॉज कहलाता है। इसी को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे कि क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विद अ फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, इसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है ऐसी क्लॉज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है। मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल मतलब कि वो अपने आप पर डिपेंड है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। जो हमने अभी ऊपर देखिए देखा भी था इस वाले में कि दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इनका पूरा कंप्लीट स्वयं का अर्थ निकल रहा है, इन्हें दूसरों की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी होती है प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, वह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज है, ये क्लॉज जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, और ये सिंपल सेंटेंस की तरह जो है वो होती है, जो अन्य क्लॉज से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया और एटसेट्रा से संयुक्त जो है वो होती है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ये भी क्लॉज का एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है। ये क्लॉज जो है वो एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होती है, और ये क्लॉज अन्य क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है जैसे कि वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थॉट, ऑल्दो, इन सब से संयुक्त होती है, जुड़ी होती है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके भी तीन टाइप हैं। आपने इतना तो समझ लिया ना कि प्रिंसिपल क्लॉज जो डिपेंड है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इसका स्वयं का अर्थ निकलता है, पर जैसे एंड, बट इन सब से जुड़ी रहती है, संयुक्त होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंसी पर वर्क होती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं इनसे। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके भी तीन टाइप होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी में सब कुछ कोर्स में है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ध्यान रखिएगा ये जो है कैसे डिवीजन किया गया है। स्टार्टिंग से है, सेंटेंस जो है इसके दो भाग देखे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर इसके बाद जो नॉर्मल मुख्यतः सेंटेंस के प्रकार थे वो हमने देखे। उसके बाद क्लॉज देखी, क्लॉज में आपके प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये आपके तीन टाइप हुए। और इसमें जो तीसरा वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और साथ ही साथ एडवर्ब क्लॉज में डिवीजन होगा। फ्रेज आप जानते हैं क्या होता है, एडियम फ्रेजेस से रिलेटेड वो पहले हम बता चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए कि वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त जो विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं उनको 8 भागों में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। अभी हम आगे क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स देख लेंगे, क्योंकि अभी ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया था। तो सारे पेपर को हम ध्यान में रखते हुए सारी चीजें लेके चल रहे हैं। ये सेंटेंस के कुछ टाइप लिखे हुए हैं। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था जो नकारात्मक नहीं होते हैं। असर्टिव मैंने बताया था जो आपके नॉर्मल सिंपल में आते हैं। और इम्परेटिव क्या होते हैं, किसी प्रकार का ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट कमांड हो गया, रिक्वेस्ट है, सुझाव है, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा व्यक्त की जाती है, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सभी चीजें समझने वाली हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू है,
ये सब क्या है, ये आप इच्छा प्रकट करते हैं तो वो इसमें आता है। एक्सक्लामेटरी मतलब किसी प्रकार का भय, हर्ष, क्रोध या दुख, आश्चर्य, क्रोध नहीं कहेंगे आप, घृणा, दुख, आश्चर्य, इस प्रकार से एक्सक्लामेटरी साइन भी तो आप लगाते हैं कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। फिर बात करते हैं, ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं है, ये सिलेबल आपके कोर्स में है कि वर्ड का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है उसे हम सिलेबल कहते हैं, और एक वर्ड एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है। इसमें भी जैसे कि वन सिलेबल में वर्ड रन, सिट, ये सब हो गया। टू सिलेबल में वर्ड्स मंडे, 14, फादर, तो ये क्या है, ये है सिलेबल का जब टुकड़े और नहीं करते हैं कि एक वर्ड एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है। जैसे कि वर्ड्स विद मोर देन 2 सिलेबल तो हम वंडरफुल ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बोलते हैं। जैसे 1 सिलेबल वाला है तो एक साथ बोल जाते हैं। सिट, इसमें कहीं हम अलग अलग रुके नहीं, ब्रेक नहीं लेना पड़ता है। 2 सिलेबल में अलग अलग लेना पड़ता है, जैसे संडे, फादर में फादर, 14 में 14। इसी प्रकार और 2 से ज्यादा जिसमें समझ लिया, जैसे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी। समझ गए होंगे आप सिलेबल क्या होता है। वॉवेल्स आप जानते हैं 5 होते हैं, ई ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे होते हैं अंग्रेजी भाषा में 21 वॉवेल्स को छोड़कर, वो आपके कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स को भी समझिए, जो हिंदी में आप उपसर्ग पढ़ते हैं वही आपका प्रीफिक्स होता है। मूल शब्द के साथ पहले कुछ अक्षर जो होते हैं वो आपके प्रीफिक्स कहलाते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इनकम्पिटमेंट, डिसलाइक, इम्बार्क, ये सभी हैं आपके प्रीफिक्स में। सफिक्स क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं, बाद में, जैसे एज, इड, आईएसटी, आईएनजी, तो आईएनजी आप लगाते हैं ना बहुत से वर्ड में, प्लेइंग, तो ये सफिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं नाउन की। मैंने कहा था ना नाउन को हम देखेंगे क्योंकि आया है आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का जो हाल ही में पेपर हुआ है। तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को हिंदी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो व्यक्तिवाचक, तो आप कहेंगे ए प्रॉपर, या इसकी जो डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी का नाम हो गया व्यक्तिवाचक में, हम यही तो देखते हैं, राम, अलवर, टेबल, एटसेट्रा। कॉमन में क्या होता है, जातिवाचक। अ कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस और सेम काइंड ऑफ क्लास। जैसे कि किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, ये सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। जैसे कि किसी प्रकार के समूह की बात होती है ना, तो जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, इस टाइप से यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल उठा दूं, पोवर्टी उठा लूं कि पोवर्टी इज विच टाइप ऑफ नाउन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो पहचानना भी आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि हिंदी में भी ध्यान रखिए कि बाई चांस हम इंग्लिश में ना पहचाने तो हिंदी के नाम से समझ जाए। इसी प्रकार मटेरियल नाउन पदार्थवाचक होता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नहीं होते हैं, इनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। और लास्ट आपका हो जाएगा, और ये भी इसमें लिखा है कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी एक पॉइंट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपसे पूछा गया था, डेफिनेशन पूछी गई थी। डेफिनेशन तो एक एक लाइन की आपको सबकी आनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रिफर्स द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्टी पढ़ते हैं, एक्स साइलेंट रहता है। ब्रेवरी हो गया, हैट्रेड, लॉफ्टर, पोअर्टी, ये सब आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। नीचे लिखा भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें ना तो फिजिकल टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। इसी में ही आपके नाउन केस भी हैं, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव्स ऑफ एड्रेस। पर ये मेन 3 ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले नाम बाकी आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी बता दिया मैंने एक नाम के तौर पर कि आ जाए तो आप इसे खाली छोड़कर ना आए। बात करते हैं अब हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन आपके कोर्स में है कि ये ऐसा शब्द है जो जोड़ने का काम करता है सेंटेंस। डेफिनेशन क्या होगी, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। अब 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं, जो ऊपर आपने देखा था वो क्लॉज देखा था, कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ये कंजंक्शन के टाइप हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर जो नीचे है एडवर्ब वगैरह दे रखा है, पर हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ये कंजंक्शन दो समान रैंक के जो सेंटेंस या वर्ड है उनको जोड़ते हैं। इस तरह के मुख्य कंजंक्शन है जैसे फॉर हो गया, एंड आप देखते हैं कि राम ने खाना खाया और घूमने गया, तो समान रैंक की जहां पर बात होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात वहां हो जाएगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मतलब इन कंजंक्शन के द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऊपर मैंने बताया वो क्लॉज जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर डिपेंड होती है। इस तरह की जो मुख्य कंजंक्शन है वो आपका आफ्टर है, ऑल्दो है, एज के साथ एज इफ है, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो। ये मैंने कंजंक्शन जब पढ़ाया तो पूरी आपको लिस्ट बताई थी, इसीलिए यहाँ इसीलिए मैं केवल और केवल नाम आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, इसी प्रकार वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, ये सब आपके किस में? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्लॉज नहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो पहचानिए। और तीसरा जो होता है कोरिलेटिव, पहचानने की मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप पहचान लीजिएगा। तीसरा आपका होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें बात करें तो सारी चीजें जो डिपेंड होती है ना, दो एक सेंटेंस दूसरे पर, कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इस टाइप की जो कंजंक्शन होती है वो आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। तो देखिए तीसरी वाली तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, कि जहां पर डिपेंडेंसी की बात की लिखा ही है, इसमें पेयर में यूज किए जाते हैं, तो यही पेयर में यूज होते हैं। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर। कई बार फिल इन द ब्लैंक में दिए होते हैं कि एक फिल इन द ब्लैंक्स दी होगी, बोथ वहां यूज होगा, एंड की जगह फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, तो बोथ के साथ एंड आता है, वेदर के साथ वैसे बोथ नहीं पूछा जाता है, अधिकतर वेदर वगैरह पूछा जाता है, आइदर पूछा जाता है, ये सब वेदर, वेदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन आप पहचान लेंगे। सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग की पूरी आपको ट्रिक बता दूं तो सबऑर्डिनेटिंग आप जो बचे सारे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग में देखिए क्या आ रहा है, फॉर, एंड, नॉर, बट और यट सो आ रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर जगह लिखने की कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो ये आपकी ट्रिक है, फैन, बॉयज। ये आपकी ट्रिक है, किसकी ट्रिक है ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक है। अब देखिए कैसे, जो एफ दे रखा है इससे आपका होगा फॉर, जो ए दे रखा है इससे आपका होगा एंड, जो एन दे रखा है इससे आपका होगा नॉर, जो बी दे रखा है इससे आपका होगा बट, जो ओ दे रखा है इससे आपका होगा और, जो वाई दे रखा है इससे आपका होगा यट, और जो एस दे रखा है इससे आपका होगा सो। तो ये आप याद रखेंगे क्या है ये सभी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट और, यट, सो। तो देखिए सभी यहां पर आ रहे हैं, यट वाला नहीं आ रहा है, यट वाला आप ध्यान कर सकते हैं अलग से, यट इसमें जो है भी आता है, जो यहाँ पर नहीं है यट, वाई है तो आपका, हाँ तो सारे ही हैं। तो आपको ये नाम ये से याद रखने होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कि फैन बॉय जो है आपका आता है, ये आपके पेयर में होते हैं, ये फैन बॉयज हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हो जाएगा। अब एक एक डेफिनेशन इन सब की भी देख लेते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एंड डेफिनेशन ऑन एडवर्ब इस टाइप से, तो आप समझ लीजिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं, इतने कम समय में सारी चीजें मैं आपको थोड़े थोड़े भाग में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर करके आए। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे कि एडवर्ब को आप कहेंगे हिंदी में कि वह वाक्य में ऐसा शब्द है, ये जो वाक्य है उसमें ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की विशेषता प्रदान करता है, संशोधित करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि परिवर्तन करता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस दैट विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इस टाइप, तो यहां तक है एडवर्बियल फ्रेज, भले ना लिखे, यहां तक लिखिएगा डेफिनेशन, तो एडवर्ब की एक लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में ना लिखिएगा, हिंदी में आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रोनाउन की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे जो सब नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आप कहेंगे जनरली प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर और रिफर टू अ नाउन एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और थिंग और थिंग्स हुज आइडेंटिफाई इज मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा
टफ लैंग्वेज में लिखा है प्रोनाउन, आप यही लिखेंगे इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की वही। फिर आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग रिफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स। और आप प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। तो इस टाइप से आप इसकी भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपके कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ कि ट्रांजिटिव सकर्मक होता है और इंट्रांजिटिव आपका अकर्मक होता है, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं। सकर्मक आपका क्या होता है, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रमेश हिट्स अ बॉल, ट्रांजिटिव वर्ब, ही स्लीप्स इन द बेड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। बाकी आपके कोर्स में सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछे जा सकते हैं, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ लिस्ट करा दी थी, उनका कोई कहीं तक कोर्स नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उनको यहाँ पर देखने का कोई मतलब तो है नहीं। वो आपसे जो पूछा जाएगा, आपको आता होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हम डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव तीन टाइप की होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या, जहां पर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स जर्नल फॉर्म, इट डिनोट्स द mere extents of same some quality। और इसी प्रकार आप कहेंगे कंपैरेटिव, तो इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। और यहाँ पर आप आएंगे सुपरलेटिव में, तो आप कहेंगे इट डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जैसे आप कहेंगे पॉजिटिव में गुड है, इसका बेस्ट होता है, एक गुड का कंपैरेटिव में बेटर होता है और सुपरलेटिव में बेस्ट होता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये सेंटेंस भी आपके चेंज करने को आते हैं, मैंने पूरा अलग से जो डिटेल में पढ़ाया था उसमें सेंटेंस चेंज करना भी इसलिए आपको बताया था। तो यहाँ सेंटेंस चेंज करना मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने आपको जनरल बता दिया कि इस टाइप से होता है। सेंटेंस चेंज करने के लिए वो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन होते हैं। अब यहाँ पर एक एक रूल रेगुलेशन तो बताया नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट कोर्स, जितनी चीजें हमने टच करानी थी करा दी। बाकी अगर ऐसा आपको कुछ लगता है जो रह गया हो, तो आप टॉपिक वाइज वाले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक पर सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, यहाँ पर मैंने एक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें जो है आपको करा दी। तो सारी चीजें हमने बात कर ली। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो आपको एक सेंटेंस में दूंगा, जिसको आपको कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें चेंज करना होगा। और वो सेंटेंस देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमने कम समय में आपको प्रोवाइड कराई, सारी चीजें रिवाइज कराई, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र परीक्षा देंगे उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं, चलिए हमारा सेंटेंस है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ये आपका सेंटेंस है, जो कि आपका सबसे लेटेस्ट में पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, वहीं से हमने पूछा है, क्योंकि उसमें ये सेंटेंस अच्छा आया था। पेपर का सॉल्यूशन हमने पूरा पहले ही करा रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो आपको जो प्लेलिस्ट है 2020 के पेपर के सॉल्यूशन इस नेम से बनी हुई है, यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है वो दे दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग का सही जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। कल के पेपर के लिए सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा कोई खास कठिन नहीं है, शांति शिक्षा भी ऐसा कोई पेपर नहीं है। इंग्लिश में काफ़ी लोग डरते रहते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ग्रामर पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। और बात करें तो आपका जैसे एक कंपोजिशन है, जैसे मैंने कोविड-19 कोरोना पर पहले से आपको ऐसे करा दिया था, उसको देख लीजिएगा। और कुछ और टॉपिक को लेकर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन लेटर मैंने पहले ही बता दिया था, उसको भी आपको अलग से देखना होगा, अलग से टॉपिक वाइज वीडियो में भी ये चीज़ें बनी हुई हैं। और बाकी आप ग्रामर पोर्शन ज़्यादा इस पेपर में देखते हैं, तो एप्लीकेशन लेटर और एक ऐसे टाइप का, इसको अलग से देख लीजिएगा। वो मैं पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। कोरोना पर ऐसे भी मैंने 1-2 दिन पहले ही जो है वो करा दिया था। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।